नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूं जिस तरह से जन्मभूमि टीवी को आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आप लोग दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति को समझने में रुचि दिखा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी, बहुत बड़ी जीत हासिल करी, उसके बाद अब मुख्यमंत्री का चयन होना है। मुख्यमंत्री का चयन 19 तारीख की आज यानी 19 तारीख आज रात तक हो जाएगा और कल सुबह रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो जाएगी। शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान चुना गया है। वो इसलिए चुना गया है कि रामलीला मैदान का एक देश की राजनीति के इतिहास में और दिल्ली के राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल है। जयप्रकाश ने यहीं से आंदोलन किया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ और पूरे देश की राजनीति को एक नया पर्सपेक्टिव दिया था, एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसके बाद अन्ना हजारे जी का आंदोलन भी वहीं से हुआ और एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने 10 साल देश पे राज किया, वो भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी भी रामलीला मैदान की ही देन है, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन वहाँ से हुआ, उनके साथ ये एक इम्पॉर्टेंट फेज बन गए थे और वहीं से उनकी राजनीति का उदय हुआ। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली का सीएम कौन होगा। देखिए, शुरुआत में बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे थे, करीब 7, 8, 10 लोगों के नाम थे, 7 तो कंफर्म थे, लेकिन इस समय जो है वो 3 नाम फ्रंट रनर्स हैं। उसमें कह सकते हैं 2 नाम फ्रंट रनर्स हैं और 2 नाम ऐसे हैं जो थोड़ा सा चल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी का जो पिछले 5 साल का इतिहास हम देख रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री जो बनता है वो जितने पहले आपने कयास लगाए हुए हों, पहले आपने जितने भी अंदाजे लगाए हुए हों, जितने भी आपने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाए हुए हों, सब धराशायी रह जाते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा या तो ये मोदी जी जानते हैं या ब्रह्मा जी जानते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं जानता है। अब मैं अगर मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, ब्रह्मा जी भी जानते हैं या नहीं, मोदी जी ही जानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। तो 2 नाम जो सबसे पहले और सबसे आगे चल रहे हैं उनमें से एक हैं विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली के कद्दावर नेता हैं और इनका भी वही छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। करीब इनकी उम्र इस समय 60-62 साल के आसपास की होगी, 62-63 साल की इनकी उम्र होगी और दिल्ली की राजनीति में एकदम पके हुए खिलाड़ी हैं। छात्र राजनीति से निकल के ये दिल्ली की राजनीति करने आए, पहले से जो है नगर निगम की राजनीति से होते हुए ये विधानसभा की राजनीति करी और ये 2013 और 2015 में भी जीते हैं। 2015 में तब जीते हैं जब दिल्ली में सिर्फ 3 विधायक होते थे। मतलब ये संसद में दिल्ली की विधानसभा में ये सिर्फ 3 उन विधायकों में से एक थे जो जीते थे भाजपा की तरफ से। तो इनका थोड़ा सा अपना महत्व है, क्योंकि इन्होंने इतने समय तक जो बीजेपी का दिल्ली विधानसभा में जो लिमिटेड प्रेजेंस था, उस प्रेजेंस को इन्होंने लीड किया, तो इसकी वजह से इनका रोल माना जा रहा है। और दूसरा इनका जो है, ये रोहिणी क्षेत्र से जीते हैं। ये एक बार लोकसभा लड़ चुके हैं कपिल सिब्बल जी के अगेंस्ट। इसमें ये हारे थे, लेकिन इन्होंने टक्कर बड़ी दमदार दी थी। तो इनको जो है चांदनी चौक सीट से, मतलब जो टक्कर इनकी इतनी दमदार थी कि कांग्रेस को भी वो सीट निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जिस तरह की इनकी टक्कर थी। खैर, वो जीत नहीं पाए थे। अब जो है इनको ये रोहिणी से आते हैं। देखिए, जो दिल्ली का ये नॉर्थ वेस्ट इलाका है, जिसमें ये आपका पीतमपुरा, केशवपुरम, रोहिणी, पंजाबी बाग, जनकपुरी, मतलब ये जो उस तरफ का इलाका है, यहाँ पे संघ बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं बीजेपी के, वो संघ के ही हैं, आए हुए हैं, संघ से आए हुए हैं या संघ के बहुत क्लोज हैं। तो विजेंद्र गुप्ता जी को जो आप माने कि जो उनकी जनता में एक्सेप्टेबिलिटी है, वो जो है उस पर संघ की मोहर भी लगी हुई है, तो इसलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा सकता है। और इनके जो सीटों का मार्जिन भी बहुत बड़े बड़े रहे, इस बार भी 30,000 के आसपास के मतों से ये जीते हैं और इतना मार्जिन ये मेंटेन करते हैं अपनी रोहिणी सीट से।
नंबर दो से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इनके साथ आता है कि वहाँ के जो संघ है, संगठन है, संघ का जो संगठन है उसमें ये बड़े बड़े प्रिय उनके माने जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर जो अभी तक क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है कि क्या संघ, जैसे महाराष्ट्र में और यूपी में संघ एकदम एडामेंट था कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनाव के दृष्टिकोण से क्या वो इतना एडामेंट है या नहीं है, वो कुछ घंटे बाद पता चलेगा। लेकिन अगर संघ ये अपना एक आदमी की कि संघ ये एडामेंट रहता है कि उनका कैंडिडेट होगा, तो विजेंद्र गुप्ता जी का बहुत बड़ा चांस है मुख्यमंत्री बनने का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जी करीब 50-52 साल की उम्र की नेत्री हैं दिल्ली की, और ये डूसू की राजनीति से, डूसू की ये प्रेसिडेंट रही। जिस समय मैं पत्रकारिता मैंने भी शुरू करी थी उस समय ये पहली बार ये डूसू के चुनाव जीती थी। एबीवीपी में इनका एक अच्छा, एबीवीपी की राजनीति में एक अच्छा दखल था, और बड़ी फायर ब्रांड लीडर होती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर, बहुत ज़्यादा एकदम वोकल की, बोलने में एकदम बड़ी वाकपटु, जो इंटरव्यूज़ वगैरह देती थी बड़े ज़बरदस्त देती थी, और बहुत एनर्जेटिक लीडर होती थी। खैर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, वो एनर्जी उस समय चाहिए भी होती है। उसके बाद ये दिल्ली की राजनीति में आई, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य ये रहा कि ये जब दिल्ली की राजनीति में आई तो उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का कुछ हद तक बिस्तर गोल हो गया। तो ये विधानसभा का रास्ता अब जो, चूंकि जब बीजेपी का ही इन्फ्लुएंस इतना नहीं रह गया तो इनका भी कैसे चांस बनता है। हालांकि ये लड़ी लेकिन हार गई थी शालीमार बाग सीट। अच्छा, शालीमार बाग सीट भी ऐसी सीट है जहां पे आरएसएस का एक बहुत बड़ा दखल होता है, और वहां पे रूटीन कामों से लेके टिकट मिलना, टिकट बंटना, चुनाव लड़ना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, कुछ भी हो, उसमें संघ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये संघ की बहुत करीबी, चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकली हैं तो एबीवीपी, जो उस समय एबीवीपी के लीडर्स थे वो भी आगे बढ़ के जो मेन राजनीति में आए, तो वहाँ पे इनके ये संघ की बड़ी प्रिय नेता इनको भी माना जा सकता है विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ। दूसरे, ये विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता में एक समानता ये भी है कि दोनों व्यापारी कम्युनिटी से आते हैं, बनिया कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इन दोनों में से किसी को भी बनाया जाता है तो दिल्ली का व्यापारी वर्ग और व्यापारी कम्युनिटी, मतलब कास्ट, गुप्ता, अग्रवाल, ये सब लोग खुश हो जाएंगे और बीजेपी के साथ। हालांकि एक चीज़ मैं इस पे बहुत ज़्यादा इसको मैं नहीं इसको मानता हूं, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी व्यापारी वर्ग और वैश्य वर्ग ये बीजेपी के साथ ऑलरेडी है। तो राजनीति में ये होता है कि आप, एक तो ये होता है कि वो थोड़ा सा, एक कम्युनिटी थोड़ा सा बीच में है, इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, तो उसको तो खुश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो कम्युनिटी ऑलरेडी आपके पास है उसको कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दल थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति या कोई वैश्य कैंडिडेट सीएम सिर्फ इसलिए बनाया जाए कि उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार होता हूं। क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा लीडर कोई भी नहीं रहा कि जिसने चुनाव जिताया हो। अगर चुनाव किसी ने जिताया है तो वो संघ के स्वयंसेवकों ने और मोदी जी के नाम ने, और जो सबसे ज़्यादा किसने जिताया है तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो लहर थी उसने जितवाया। तो ऐसा कोई कैंडिडेट इतना बड़ा नहीं बन गया। जैसे महाराष्ट्र में निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता बन गए थे, यूपी में योगी जी बड़े नेता बन गए थे, तो उनको इग्नोर कर पाना इतना आसान काम नहीं था सेंट्रल लीडरशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई गणित नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी अगर बनती हैं तो उनके फेवर में जाता है महिला होना। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आज तक करीब 30 सालों से ये पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, पार्टी के अच्छे बुरे समय हर तरह के उसमें पार्टी के साथ रही हैं, पूरी दमदारी से लगी रही, एक बार पार्षद रहीं। क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छा इनका होल्ड है क्षेत्र के। अच्छा, दिल्ली की राजनीति ऐसी है कि आपको हर किसी अपने वोटर के साथ बहुत
स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली की राजनीति में कि जी विधायक जी तो इतनी दूर बैठे हैं, 100 किलोमीटर दूर, उनसे कोई, यहाँ पर तो विधायक दो गली के पार रहता है ना, तो जिसको भी कोई काम होता है फ़ोन करने से अच्छा उसके घर पहुँच जाता है। तो दिल्ली की राजनीति ऐसे ही होती है। और कुछ हद तक जो दिल्ली के जो एक्सेप्टेड नेता हैं वो इस राजनीति में ही पले बढ़े हैं। तो ये रेखा जी के साथ भी है कि उनकी कैंडिडेट वोटर्स के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है ये शालीमार बाग में। इसके बाद तीसरा नाम एक और आता है, वो है आशीष सूद। आशीष सूद का नाम पहले बहुत तेज़ी से चला, इधर 2-4 दिन से थोड़ा सा ये हो रहा है कि शायद आशीष सूद रेस से पिछड़ रहे हैं। लेकिन जब तक नाम अनाउंस नहीं हो जाता आप नहीं कह सकते कि कौन पिछड़ा है और कौन अगड़ा है। तो जब नाम अनाउंस हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो आशीष सूद को ये माना जा रहा है कि आशीष सूद यंग हैं, आशीष सूद पंजाबी हैं। पंजाबी वोटर दिल्ली में करीब 18 से 20% पंजाबी वोटर है। तो अगर आशीष सूद को बनाते हैं तो 18-20% जो है सिख और पंजाबी वोट है, उसका बीजेपी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाएगा। जो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो पंजाबी कैंडिडेट जो वोटर्स हैं वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये भी ऐसा ही कयास है जैसा कि और कैंडिडेट के साथ है कि बीजेपी में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जिसने, जो फैक्टर इतना बड़ा था कि जिसने दिल्ली का चुनाव जितवाया, या कोई इतना बड़ा फैक्टर कोई नहीं है कि किसी दूसरे प्रदेश के चुनाव को वो इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। तो ये बीजेपी में मुख्यमंत्री पद का चयन करते समय ऐसा कोई फैक्टर नहीं होने वाला है कि जो आपको ये बताए कि ये कैंडिडेट इसलिए मजबूरी थी पार्टी की बनाया गया कि उसके साथ ये जाति समीकरण था या उसके साथ ये फैक्टर काम कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आशीष सूद जी भी बड़े नेताओं की, दिल्ली के बड़े नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। वो गोवा और जम्मू कश्मीर में बहुत एक्टिव रहते हैं, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वहाँ के लिए, और दिल्ली की पार्टी की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छे नेता हैं, बड़े अप्रोचेबल हैं। आप फ़ोन मिलाइए तुरंत आ जाएंगे फ़ोन पे, आप जो कहेंगे आपके साथ होंगे। और इस मुख्यमंत्री पद की रेस में जो आखिरी नाम है वो प्रवेश वर्मा जी का है। देखिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि प्रवेश वर्मा जी को, जबकि सब लोगों ने मान लिया था उनके चुनाव जीतने से पहले कि अगर प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री होंगे। मैंने उस समय से मैं कह रहा था प्रवेश वर्मा जी के लिए मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरा जो आकलन था वो, मैंने 30 साल से जो दिल्ली की राजनीति को बहुत क्लोजली देखा है और कवर किया है, उसको देखते हुए मैं ये एकदम श्योर था कि प्रवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री बनना सबसे मुश्किल काम है। उसका रीज़न क्या है कि दिल्ली की राजनीति में जब भी हैवी वेट्स को बनाया गया है, चाहे वो मदन लाल खुराना रहे हों, चाहे वो साहब सिंह वर्मा रहे हों, चाहे वो सुषमा स्वराज जी रही हों, और साथ में किरण बेदी जी भी, ये चारों लोग ऐसे थे कि जिनकी वजह से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिल्ली में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हैवी वेट का होता क्या है कि उसका वोटर से वो कनेक्ट नहीं रहता है, जो दिल्ली की राजनीति में बहुत आवश्यक है। दूसरा, जब साहब सिंह वर्मा जी को, जब प्याज के दाम बहुत बढ़े थे और बहुत बीजेपी की किरकिरी हो गई थी, तो साहब सिंह वर्मा जी को जब हटने के लिए सेंट्रल लीडरशिप ने दबाव डाला था, तो पूरा का पूरा जाट बीजेपी के अगेंस्ट हो गया था। उसका चुनाव का असर ये रहा था कि हरियाणा में भी उसका असर पड़ा, उसका असर राजस्थान में भी पड़ा, उसका असर यूपी में भी पड़ा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए एक बार पार्टी जल चुकी है इस मुद्दे पे, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसका इम्प्लीकेशन बाद में हो और उसको हैंडल करना पार्टी के लिए मुश्किल बन जाए। वो कोई भी इतना बड़ा कम्युनिटी लीडर या एक सेक्शन के लीडर को बनाया ही नहीं जाएगा। तो प्रवेश वर्मा जी का नाम चल रहा था नई दिल्ली की वजह से, साहब सिंह वर्मा जी की वजह से। एक फैक्टर और भी है कि वो साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, तो जो मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मानना है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, तो वो भी इनके अगेंस्ट जाता है कि वो किसी बड़े परिवार के बेटे को वोट नहीं दे, मुख्यमंत्री पद पे नहीं बिठाया जाएगा। तो ये मेरा चारों लोगों, जो चार मुख्य
प्रतियोगी हैं आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के लिए, उनके मैंने एक तरह से एक ब्रीफ प्रोफाइल आपको दे दी। अब तो बाकी तो जैसा मैंने पहले कहा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, या ये मोदी जी को पता है या ब्रह्मा जी को पता है, तो अब देखते हैं, कुछ घंटे में पता लग जाएगा। तो उसके बाद फिर मिलेंगे नए सिरे से आकलन करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।